नमस्कार, स्वागत है आपका विधानसभा राउंड अप में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। छत्तीसगढ़ विधानसभा का आज तीसरा दिन था। मानसून का सदन लगातार हंगामेदार हर दिन हो रहा है। कल अनुपूरक बजट पर कल पास हुआ था और आज उस पर चर्चा हुई। आज कई विषयों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार बहस हुई। तो एक वक्त ऐसा भी आया जब सत्ता पक्ष के विधायकों ने ही अपने ही सरकार को घेरने की कोशिश की और इस दौरान तीखी बहस भी हुई और इस बीच चुटकी लेते हुए विपक्ष नजर आया। क्या कुछ हुआ आज विधानसभा में बताएंगे आपको विस्तार से विधानसभा राउंड अप में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये खास कार्यक्रम विधानसभा राउंड अप। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन खाद, बीज और बिजली के संकट को लेकर सदन में जबरदस्त उबाल देखने को मिला। विपक्ष ने इस मुद्दे पर जहां स्थगन प्रस्ताव को पेश कर दिया और चर्चा कराने की मांग करने लगे, तो वहीं प्रदेश भर में नकली खाद, बीज और बिजली संकट को लेकर भी विपक्ष ने सदन में जमकर हंगामा किया। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन खाद, बीज और बिजली के संकट पर जमकर बवाल हुआ। विपक्ष की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सदन में स्थगन प्रस्ताव रखा। उन्होंने खाद, बीज की उपलब्धता और नकली खाद, नकली बीज को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। इस दौरान सत्ता पक्ष के सदस्यों ने टोका टोकी भी की। सत्ता पक्ष और विपक्षी सदस्यों के बीच काफी देर तक नोकझोंक होती रही। विपक्ष के सदस्य स्थगन प्रस्ताव को ग्राह्य कर चर्चा कराने की मांग पर अड़े रहे। इस दौरान सत्ता पक्ष ने पिछली सरकार की याद दिलाई। स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह ने सभी सदस्यों की बात सुनकर स्थगन प्रस्ताव को अग्राह्य कर दिया। इसके बाद विपक्षी सदस्य गर्भगृह में उतरकर नारेबाजी करते नजर आए। गर्भगृह में प्रदर्शन की वजह से कांग्रेस के सदस्य स्वमेव निलंबित हो गए, लेकिन सदन के भीतर ही नारेबाजी करते रहे। भारी हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। विपक्षी सदस्यों के आरोप पर मंत्री ने राजनीति करने का आरोप लगाया। स्थगन उन्होंने स्वीकार नहीं किया। इसका मतलब ये है कि सरकार न खाद उपलब्ध करा पा रही है, न बीज उपलब्ध करा पा रही है, नकली दवाई की भी शिकायत है, वो भी उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो सारे चीज स्वीकार उन्होंने कर लिया और ऊर्जा मंत्री बिजली गांव तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, ये भी उन्होंने स्वीकार किया है। इसका मतलब ये है कि पूरे प्रदेश में किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, उसके साथ धोखा हो रहा है और ये षड्यंत्र हो रहा है कि किसान उत्पादन ज़्यादा न करे। ये षड्यंत्र पूरी सरकार के द्वारा पूरे प्रदेश में किया जा रहा है। ये सभी जो है असत्य कथन है और असत्य कथन के माध्यम से प्रदेश में एक किसानों के लिए घड़ियाली आंसू बहाने का ये लोग कोशिश कर रहे हैं। इन सब ने अपने कार्यकाल में किस प्रकार से किसान परेशान हुए हैं, तबाह हुए हैं, किसान इस चीज़ को नहीं भूल सकता। उनका बोनस भी नहीं दे पाए थे। उनको 3100 रुपये क्विंटल में हम लोगों ने धान भी खरीदा है, बोनस का भी भुगतान किया है और लगातार उन किसानों के लिए किसान सम्मान निधि से लेकर के अन्य अन्य योजना के लिए भी हमारी सरकार पूरी गंभीरता के साथ हम सब जो है लग करके किसानों के हित में काम कर रहे हैं। विपक्षी सदस्यों ने हर दिन एक विषय पर स्थगन की रणनीति तैयार की है। यही वजह है कि बलौदाबाजार हिंसा के बाद नकली खाद, बीज के मुद्दे की गूंज सदन में सुनाई दी। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच इस मुद्दे पर काफी तकरार भी देखने को मिला। प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में इस मुद्दे की गूंज सुनाई देने के बाद उम्मीद की जानी चाहिए कि किसानों को अब कम से कम खाद, बीज और बिजली के लिए परेशानियों का सामना तो नहीं करना होगा। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ विधानसभा में मानसून सत्र के दूसरे दिन जल जीवन मिशन में लापरवाही का मुद्दा एक बार फिर से गूंजा। सदन के कई सदस्यों ने इसको लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की। आखिर जल जीवन मिशन के 78% काम पूरे होने के बावजूद इसमें असंतुष्टि क्यों है, असंतुष्ट विधायक क्यों है, क्यों बार बार इस मुद्दे को उठाने की जरूरत पड़ रही है, क्या कहते हैं इसे लेकर विभागीय मंत्री और क्यों ठेकेदारों को विधायक ने कहा गधा और गवार। देखिए इस रिपोर्ट में।
केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन योजना को लेकर जनप्रतिनिधियों की नाराजगी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। मॉनसून सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल में भी इसे लेकर के सत्ता पक्ष के सीनियर विधायक धर्मलाल कौशिक की नाराजगी सामने आई। उन्होंने ठेकेदारों को इम्पैनलमेंट को लेकर के सवाल पूछा। इस पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने जानकारी दी कि 883 फर्म और संस्थाओं को इम्पैनल किया गया था। काम में विलंब की वजह से 79 संस्थाओं के इम्पैनलमेंट को निरस्त किया गया है। धर्मलाल कौशिक के साथ संगीता सिन्हा, अजय चंद्राकर, धर्मजीत सिंह समेत कई सदस्यों ने काम पूरा नहीं होने पर सवाल उठाए। धर्मजीत सिंह ने नाराजगी जताते हुए कहा कि पिछली सरकार में तो गधे और गवार लोगों को भी ठेकेदार बना दिया गया था। उप मुख्यमंत्री ने इस मामले में कार्रवाई से अवगत कराया और विधायकों की भावनाओं को ध्यान में रखने का आश्वासन दिया। अव्यवस्था के आलम के कारण में आज भी जो लोगों को जो स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था पहुंचनी चाहिए, पहुंचाने में असफल रही है और मुझे लगता है कि इसमें और भी काफ़ी समय लगेगा। लेकिन कुल मिलाकर के इस मामले में एक बड़ी जांच की आवश्यकता थी। मंत्री जी ने जांच का तो आश्वासन नहीं दिया, लेकिन सिस्टम को सुधारने की बात की गई कि हम सुधार करके इसको लोगों के घरों तक पानी पहुंचाने का काम करेंगे, ये आश्वस्त किया है। लेकिन आज की जो स्थिति है, लगभग 90% योजना फेल है। मैं अभी भी बोल रहा हूं कि जहां पर भी गड़बड़ी पाई जाएगी कठोर कार्यवाही होगी। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के सपनों के अनुरूप जल जीवन मिशन का क्रियान्वयन होगा। हर घर में पेयजल आपूर्ति के लिए बने जल जीवन मिशन की योजना को लेकर सरकारी आंकड़े कहते हैं कि 78% काम पूरा हो गया है। कई ऐसे जिले हैं जहां 90% से अधिक काम पूरा बताया गया है, लेकिन विधायकों की नाराजगी बता रही है कि जल जीवन मिशन का काम अब तक पटरी पर नहीं आया है। यही वजह है कि धरातल में लोग अब भी स्वच्छ पेयजल के लिए जूझ रहे हैं। वहीं सदन में इसे लेकर माननीयों का गुस्सा भी फूट रहा है। रायपुर से INH 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को एक बार फिर से सत्ता पक्ष के विधायक ही सरकार को घेरते हुए दिखाई दिए, जिससे कई सवाल भी अब खड़े हो रहे हैं। मसलन आखिर क्यों सत्ता पक्ष के वरिष्ठ विधायक सरकार को घेर रहे हैं, किन मामलों में सरकार घिर रही है, किस तरह से ये जो जवाब तलब है वो करने की स्थितियां बन रही है, देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ विधानसभा में अनुपूरक बजट की चर्चा के दौरान भाजपा विधायक अजय चंद्राकर पहले कांग्रेस विधायकों पर बिफरे, फिर अपनी ही सरकार पर बिफर पड़े। दरअसल उन्होंने चर्चा के दौरान कहा कि बलौदाबाजार हिंसा में कांग्रेस ने राज्य की साय सरकार को अस्थिर करने की साजिश रची थी। उन्होंने कांग्रेस के 2 विधायकों के मंच पर दिखने और टेंट और खाने का खर्च उठाने की बात कही। इस पर नाराज कांग्रेस विधायकों ने माफी मंगवाने की मांग की, वरना अजय चंद्राकर के वक्तव्य के दौरान मौजूद नहीं रहने का निर्णय लिया। इसके बाद भाजपा विधायक अजय चंद्राकर अपनी ही सरकार पर बिफर पड़े। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार की गड़बड़ियों की जांच के लिए बनी समितियों पर सवाल किए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को गड़बड़ी करने वाले ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने पार्टी की बैठक में इस बात की समीक्षा की बात कही। इससे पहले ध्यानाकर्षण सूचना के जरिए भाजपा के वरिष्ठ विधायक राजेश मुणत ने खेल और कल्याण विभाग के मंत्री टंकराम वर्मा को खूब घेरा। आखिरकार विधानसभा अध्यक्ष के हस्तक्षेप पर उन्हें मामले की जांच कराने की घोषणा करनी पड़ी। जब भी आंदोलन होता है तो कलेक्टर, एसपी सब जगह तैयारी करते हैं। आईजी आराम से रायपुर में बैठे हुए हैं, डीजी भी चुपचाप बैठा हुआ है, एसपी और कलेक्टर भाग खड़े हुए और ज्ञापन देने गया है सनम जांगड़े। टाइम लेने का काम भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष सनम जांगड़े और मिथ्या आरोप लगा रहे हैं। विवाद की स्थिति कांग्रेस ने पैदा की। बहुत स्पष्ट बात है कि बलौदाबाजार की जो घटना घटी, घटना स्थल में कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मौजूद थे। उन्होंने क्या प्रयास किया कि हिंसा मत फैले और उनकी क्या भूमिका रही हिंसा फैलाने में। और दूसरा, कांग्रेस के एक विधायक को पुलिस खोज रही है इस घटना में संलिप्तता की पूछताछ करने के लिए।
और ये बात कांग्रेस सुनना नहीं चाहती। उत्तेजित होकर या बहिष्कार की घोषणा करके किसी सच को दबाया नहीं जा सकता। जो स्थापित तथ्य है वो तथ्य रहेगा ही। और जिस प्रकार से पूर्व सरकार के काले कारनामे लगातार जो मार्केट में आ रहे हैं, हमारा कर्तव्य हम लेकर के आएंगे। और जो लोग भी नियमों के विपरीत कार्रवाई करते हैं, नियमों के विपरीत जाके काम करते हैं, वो समय रहते सचेत हो जाएं। कागज हमेशा सुरक्षित है जीवन भर के लिए, और गलत काम जो करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार है विष्णुदेव साई सरकार में। भाजपा के वरिष्ठ विधायक ही अपनी सरकार को घेर रहे हैं। कांग्रेस इसे सोशल मीडिया में वायरल भी कर रही है। वहीं साय मंत्रिमंडल में मंत्री के 2 रिक्त पदों के दावेदारों को सत्ताधारी विपक्ष की उपमा भी देने लगे हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि वरिष्ठ विधायकों के इस तीखे तेवर से भाजपा कैसे निपटती है। रायपुर से INS 24/7 के लिए स्वप्निल गोरखेड़े की रिपोर्ट। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना का मुद्दा भी गूंजा। भाजपा विधायक पुन्नूलाल मोहिले ने मुंगेली जिले में स्वीकृति सड़कों के संबंध में जानकारी मांगी, जो स्वीकृत सड़कें की गई थी। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने उन्हें जानकारी दी कि मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत मुंगेली में 75 कार्य स्वीकृत हुए हैं। इनमें से 7 करोड़ 6 लाख के खर्च से 70 कार्यों को पूरा किया जा चुका है। पुन्नूलाल मोहिले ने प्रशासकीय स्वीकृति में देरी का मुद्दा उठाया और उसके बाद भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने भी प्रशासकीय स्वीकृति नहीं होने की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया। इस मुद्दे पर सदन के कई सदस्यों ने अपनी सहमति दी। बजट में प्रावधान होने के बावजूद प्रशासकीय स्वीकृति में काफी वक्त लगता है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने जानकारी दी कि निर्धारित प्रक्रिया के तहत कार्यों की स्वीकृति दी जाती है। 2021 से 24 तक तो बताने का कष्ट करें कि इन्हीं सन में कितने रोड पास हुए, कितने स्वीकृत हुए। आपने रायपुर से जानकारी के अनुसार प्रेषित ये लिखे हैं, तो ये मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ कितने रोड बजट में प्रावधान है, कितने रोड की प्रशासकीय स्वीकृति हुई या कितने रोड की नहीं दी गई, ये सिर्फ जानना। माननीय वरिष्ठ सदस्य ने तीनों सड़क योजनाओं के बारे में जानकारी पूछी है। लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत वर्ष 2021-22 से जून 2024 तक कुल नवीन सड़क कार्य 23 स्वीकृत किए गए। बजट के काम 6 हैं। मुख्यमंत्री सड़क योजना के 17 कार्य, जिसकी बजट की प्रावधान राशि 3 करोड़ 50 लाख रुपए है, जिसमें से 17 कार्य पूर्ण हो चुके हैं। 5 कार्य अपूर्ण है, एक काम की जिसकी आवश्यकता नहीं है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक कवासी लखमा ने बस्तर संभाग में ब्रिज निर्माण का मुद्दा उठाया। इस पर सदन में हास फरियाद भी देखने को मिला। साथ ही दोनों पक्षों के बीच तल्खी भी नजर आई। कवासी लखमा ने पूछा कि साल 2020 से मार्च 2024 तक बस्तर संभाग में कितने ब्रिज निर्माण के कार्य स्वीकृत किए गए, इनमें से कितने काम पूरे हुए और कौन से काम अब भी अधूरे हैं। इस पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने जानकारी दी कि इस अवधि में 95 ब्रिज निर्माण के कार्यों को स्वीकृति प्रदान की गई है। इनमें से 19 काम पूरे किए जा चुके हैं, 45 के काम प्रगति पर हैं। विष्णुदेव साहब मुख्यमंत्री है, हम भी उसको तारीफ करते हैं। काम करने के लिए आपको जनता ने सौंपा है, लेकिन एक काम तो पहले से स्वीकृत है ना। 95 काम अभी प्रगति में नहीं है। ये 95 काम बस्तर का जो पुल से कटा हुआ है, नस्लट क्षेत्र है, उसी का लाभ नस्लट उठाते हैं। उसके कारण पिछले सरकार ने स्वीकृति दिया था। एक कैंसल सिर्फ सुकमा का 5 काम को कैंसल करने का कारण क्या है? बाकी जगह कारण स्वीकृत भी नहीं हुआ, टेंडर भी नहीं हुआ, कैंसल नहीं। सिर्फ सुकमा का काम कैंसल करने का कारण क्या है? कारण बहुत स्पष्ट रूप से बताया माननीय अध्यक्ष महोदय कि ठेकेदार के काम में प्रगति नहीं थी। बार बार कहा जा रहा था विभाग के द्वारा, लेकिन तब भी काम में प्रगति नहीं आ रही थी। हमारी प्रतिबद्धता है कि वो काम पूरे हों और इसलिए फिर से निविदा कर रहे हैं ताकि वो काम जल्दी पूर्ण हो। छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान सिलतरा में स्थापित उद्योगों में श्रमिकों के स्वास्थ्य परीक्षण का मामला गूंजा।
सत्ता पक्ष के विधायक अनुज शर्मा ने यह मुद्दा उठाया और उद्योगों पर मजदूरों के स्वास्थ्य के साथ लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। इस मामले में मंत्री लखनलाल देवांगन के जवाब से असंतुष्ट वो नजर आए। अनुज शर्मा ने पूछा कि कितने उद्योगों के द्वारा मजदूरों के स्वास्थ्य को परीक्षण कराया जा रहा है। इस पर मंत्री लखनलाल देवांगन ने जानकारी दी कि साल 2022 से जून 2024 के बीच किसी भी उद्योग में स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन नहीं किया गया। सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र में बहुत दिनों से चर्म रोग को लेकर, श्वास की बीमारियों को लेकर, आंखों की बीमारियों को लेकर और कैंसर जैसी बीमारियों को लेकर ज़्यादा शिकायतें आ रही थी और इस बात पर केंद्रित मैंने सवाल पूछा था। वहाँ के जो मजदूर हमारे काम करते हैं उद्योगों में, उनके स्वास्थ्य परीक्षण को लेकर मैंने सवाल पूछा था कि उनके स्वास्थ्य परीक्षण में उद्योगों की तरफ से किस तरह से लापरवाही हो रही है। तो उसका जवाब मुझे आया और मंत्री जी ने इस बात का आश्वासन दिया है कि वो इसकी समुचित जांच कराकर कार्रवाई करेंगे। सिलतरा में जो उद्योग है, उद्योग के माध्यम से स्वास्थ्य प्रशिक्षण कराया जाता है, जिसमें माननीय विधायक अनुज शर्मा जी ने विधानसभा में क्वेश्चन लगाया था और क्वेश्चन में उन्होंने पूछ रहा था पूरा सिलतरा क्षेत्र का, जबकि फेस 1 का क्वेश्चन लगाया गया था। फेस 1 का बताया गया उनको 6 उद्योगों ने स्वास्थ्य प्रशिक्षण नहीं कराया गया है, जिसको श्रम न्यायालय में वाद दायर किया गया है और श्रम न्यायालय से उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और मैंने कहा भी है कि अगर और ऐसे कोई आपके जानकारी में हो उसको बता देंगे तो उसको हम लोग जांच करा देंगे। छत्तीसगढ़ की सियासत में प्रधानमंत्री आवास का मुद्दा हमेशा से ही छाया रहा है और आज इसकी गूंज विधानसभा में भी सुनाई दी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह मुद्दा उठाया। उन्होंने पूछा कि जनवरी 2024 से लेकर जून 2024 तक कितने हितग्राहियों के लिए प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति हुई है। पीएम आवास योजना के तहत निर्मित आवासों में कितने आवास पूरे हुए हैं। डिप्टी सीएम अरुण साव ने जानकारी दी कि जनवरी से जून 2024 के बीच प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत कोई भी आवास स्वीकृत नहीं किया गया है। इस अवधि में 165 करोड़ रुपए केंद्रांश और 94 करोड़ 13 लाख राज्यांश की स्वीकृति प्राप्त हुई है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 18 लाख पीएम आवास के विज्ञापन जारी किए जाने को लेकर राज्य सरकार पर निशाना भी साधा। आज मैंने प्रधानमंत्री आवास के बारे में प्रश्न पूछा तो डिप्टी सीएम अरुण साव जी के जवाब बिल्कुल ही असंतोषप्रद रहा। एक तरफ दावा करते हैं 18 लाख आवास देने के बाद, तो उन्होंने विधानसभा में स्वीकार किया कि शहरी क्षेत्र में एक भी आवास योजना स्वीकृत नहीं है। मैंने पूछा कि जो पट्टाधारी हैं, जो कच्चे मकान हैं, उसका डीपीआर बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। जो पट्टा वितरण अधूरा रह गया है उसको करेंगे कि नहीं करेंगे। उस मामले में मंत्री जी गोलमोल जवाब दिए हैं। आखिरी सवाल मैंने पूछा कि ये डीपीआर बनता है, जो हितग्राहियों को जो पैसा मिलता है 2015 में जो डीपीआर बना था उसके हिसाब से आज 2024 है, 9 साल बीत गए। इसका मतलब ये है कि पूरे प्रदेश में किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, उसके साथ धोखा हो रहा है और ये षड्यंत्र हो रहा है कि किसान उत्पादन ज्यादा न करे। तो पूर्व मुख्यमंत्री ने किसानों का मुद्दा उठाया है, प्रधानमंत्री आवास का मुद्दा उठाया है और सीधे सरकार को निशाने पर लिया है। तो सदन की कार्रवाई आज भी हंगामेदार रही। तीखी बहस सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच होती रही। हालांकि राज्य सरकार ने भी अपना पक्ष रखा। और इस बीच बड़ी खबर रायपुर से आ रही है। अनुपूरक बजट पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा है, सीएम विष्णुदेव साय के नेतृत्व में वित्तीय अनुशासन बनाकर काम कर रहे हैं। हमने जितना लोन लिया वो किसान महिलाओं के लिए लिया है। हमने लोन भ्रष्टाचारियों की जेब में डालने के लिए नहीं लिया है।
अनुपूरक बजट में 4,900 करोड़ महतारी वंदन के लिए है, बाकी गृह और अन्य विभागों के लिए है। कई विधायकों ने पक्षपात के सतही आरोप लगाए हैं, लेकिन अनुपूरक बजट की एक लिमिट होती है। तो अनुपूरक बजट को लेकर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने ये बताया है कि हमने जितना लोन लिया वो किसानों और महिलाओं के लिया है, महतारी वंदन योजना के लिए लिया है। साथ ही उन्होंने कहा विपक्ष पर तंज कसा कि भ्रष्टाचारियों के लिए नहीं लिया है। तो 4,900 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट साथ ही सीएम की तारीफ भी की और कहा कि वित्तीय अनुशासन बनाकर सीएम चल रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ पर पहले ही लगभग 82,000 करोड़ रुपए का लोन है। ऐसे में अब अनुपूरक बजट भी पास हो चुका है तो और ये राशि बढ़ जाएगी। जाहिर सी बात है इन मदों को अलग अलग मदों में इस राशि को खर्च किया जाना है, जिसमें प्रमुखता के साथ महतारी वंदन योजना, जिसके तहत महिलाओं के खाते में हर महीने 1,000 रुपये दिए जाते हैं। किसानों को जो समर्थन मूल्य पर जो ध्यान दिया जाता है उसमें राशि दी जाती है, और अन्य कई जो मदें हैं अलग अलग विभागों की, उसमें ये पैसा खर्च होना है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता स्वप्निल गोरखड़े भी जुड़ चुके हैं। स्वप्निल, एक और अनुपूरक बजट पेश किया गया, अनुपूरक राशि निकाली जा रही है, ऐसे में कितना वित्तीय भार पड़ेगा छत्तीसगढ़ पर और किन मदों के लिए खासतौर पर इसको मेंशन किया गया है? क्या इस अनुपूरक बजट के बारे में जानकारी? जी बिल्कुल, आज विधानसभा में अनुपूरक बजट वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए जो है वो ध्वनि मत से पारित हो गया है। जो अनुपूरक बजट पारित हुआ है वो 7,329 करोड़ 35 लाख 62,000 का ये जो है कुल अनुपूरक बजट है। और इस अनुपूरक बजट में कई विधायकों ने हिस्सा लिया, पक्ष के, सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष के विधायकों ने हिस्सा लिया। और कहीं न कहीं इस चर्चा के दौरान जब अनुपूरक बजट की चर्चा हो रही थी तो कई विधायकों ने पक्षपात के आरोप लगाए और कांग्रेस के विधायकों ने कहा कि जो अनुपूरक बजट में प्रावधान किया गया है वो सीएम विष्णुदेव साय के जो है विधानसभा और उसके आसपास की जो विधानसभा है उनके लिए प्रावधान किया गया है, लेकिन बाकी जो विपक्ष के जो विधायक हैं उनको जो है अनुपूरक बजट में कुछ नहीं दिया गया। तो इस तरीके के चर्चाएं जो होती रही और चर्चा के दौरान जो है पक्ष विपक्ष में तकरार भी देखने को मिली। और जब वित्त मंत्री ओपी चौधरी अनुपूरक बजट पर भाषण दे रहे थे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अनुपूरक बजट की एक सीमा होती है, इसकी एक लिमिट होती है और इस लिमिट में ही काम करना होता है। तो अनुपूरक बजट की अगर बात करें तो अनुपूरक बजट में जो है महतारी वंदन योजना के लिए जो है 4,300 करोड़ का प्रावधान किया गया है और इसके साथ ही गृह विभाग और अन्य विभागों के लिए भी प्रावधान किया गया है। तो अभी जो है अनुपूरक बजट पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी जो है अपनी बात रखेंगे, तो उनसे ही जानेंगे कि क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। आपका अनुपूरक बजट पारित हो गया, आपने तमाम सारी बात कही, क्या प्रमुख बिंदु हैं? जी, एक सामान्य परिपाटी के तहत जो इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट्स रहती हैं, बहुत जरूरी चीजें, उसके लिए अनुपूरक बजट लाते हैं। वित्तीय अनुशासन को देखते हुए हमने इसका साइज काफी छोटा रखा था और 7,329 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट आज सदन में हमने प्रस्तुत किया वित्त मंत्री के रूप में। और इसमें से 4,900 रुपए महतारी वंदन योजना, जो हमारी सरकार की का एक सबसे बड़ा कमिटमेंट में से एक है, उसे पूरा करने के लिए 4,900 करोड़ रुपए में प्रावधान है। उसके अलावा जो आवास योजना है, जो हमारी नियत नेलालाल योजना जो बस्तर क्षेत्र के लिए है, कि जो रामलला दर्शन योजना के लिए है जो राशि की जरूरत थी, जो जयप्रकाश नारायण लोकतंत्र सेनानी सम्मान के लिए उनके पेंशन के लिए जो प्रावधान है, इस तरह के प्रावधानों को हमने शामिल किया है। नया रायपुर में इंक्यूबेशन सेंटर की बात हो या जो तेंदुपत्ता तोड़ने वाले साथियों के लिए जो चरण पादुका की बात हो, इस तरह के अनिवार्य विषयों को हमने सम्मिलित किया है
और साथ में कांग्रेस जो 5 सालों से भ्रष्टाचार पर, माफिया राज पर आधारित शासन चला रही थी, उन व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं उसकी भी बातें हमने सदन के समक्ष रखी हैं। विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार गुड गवर्नेंस के लिए, सुशासन के लिए पूरी तरह से समर्पित है। और आज केंद्रीय बजट भी जैसा कि प्रस्तुत हुआ है उसमें भी आदिवासी भाइयों के लिए, कृषकों के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए बहुत सारे संकल्प हैं, बहुत सारे वादे हैं। 11,11,111 करोड़ के कैपेक्स की बात, स्पेशल कैपिटल असिस्टेंस के लिए 1.5 लाख करोड़ की बात वहां पर भी है। तो केंद्र के विजन से कदम ताल करते हुए, उससे मैच करते हुए हम लोग आगे बढ़ने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और विजन डॉक्यूमेंट 2047 एक रोड मैप होगा कि छत्तीसगढ़ को आगे हम कैसे बढ़ाएं। उसके लिए पक्ष विपक्ष सभी लोगों के अच्छे थॉट्स को हम इंक्लूड करते हुए, समाज के, इंटेलेक्चुअल्स के, मीडिया के, सभी के अच्छे थॉट्स को इंक्लूड करते हुए एक विजन डॉक्यूमेंट बनाकर उस दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। इन विषयों को आज सदन में हमने रखा। शिक्षकों की भर्ती की बात की और आपने आंकड़ा रखा 15 साल की सरकार का, 5 साल की सरकार का। जी। अब मौजूदा सरकार से प्रदेश को काफी उम्मीदें हैं। जी। आपका क्या रोड मैप है? कब से भर्तियां निकलना शुरू होगी? क्योंकि 8 महीने में नहीं निकली। जी, 8 महीने में भी कई सारी भर्तियां निकली है। लगभग 3000 से अधिक पोस्ट सैंक्शन हुए हैं। कई भर्तियों की प्रक्रिया चालू भी हो रही है। बहुत तेजी से आगे काम इस पर भी होगा। लेकिन मैं डेटा देना चाहूंगा कि जो 2003 से 2018 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसने 1,01,000 शिक्षकों की भर्ती की, जबकि पिछले 5 सालों में लगभग 19,000 शिक्षकों की ही भर्ती कांग्रेस की सरकार द्वारा की गई। उस दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी युवा भाई बहनों की दृष्टि से भर्ती करने के मामले में भी हमेशा आगे रही है। और इन 5 सालों में भी सरकार निर्णय लेगी। कैबिनेट में भी इस विषय को रखा गया है। कैबिनेट में भी इस विषय पर चर्चा हुई है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी और सभी के समक्ष पूरे कैबिनेट में इस पर चर्चा हुई है। और सरकार के निर्णय लेते ही हम इतना जरूर कह सकते हैं कि इन 5 साल आईटी सेक्टर में काफी नौकरियां आने वाले समय देखेंगे। निश्चित रूप से बात चल रही है जी, काफी हम एग्रेसिव होकर आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं, क्योंकि आज आईटी सेक्टर को लाना किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के लिए काफी कॉम्पिटिटिव हो गया है। दूसरे राज्य सरकारें होती जो बहुत कुछ ऑफर करती हैं, जिससे आईटी सेक्टर वहां जाना चाहता है। तो इन विषयों को ध्यान में रखते हुए हमने बड़े ग्रुप्स जैसे टेली परफॉर्मेंस, रेडिकल माइंड्स जैसे कंपनियों से लगातार हमारी बात हो रही है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि प्लग एंड प्ले मॉडल पे नवा रायपुर में अटल नगर में आईटी सेक्टर आ पाए। और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी विष्णुदेव साय जी की सरकार के 1 साल के भीतर हम कई हजार युवाओं को इस दिशा में काम दे पाएंगे। ये पूरा विश्वास है। इसके लिए पूरी शिद्दत और प्रतिबद्धता से तेजी से काम चल रहा है। चंद महीनों में भी आईटी सेक्टर में छत्तीसगढ़ के युवा भाई बहनों को क्वालिटेटिव जॉब अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेंगी। इसके लिए हमारी सरकार पूर्णतः प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। एक आखिरी बात, आपको लोन जो आपकी सरकार ने 8 महीने में लिए उस पर काफी आलोचना हुई आपकी सरकार की। आपने अपनी बात रखी है, क्या फर्क है आपका? जी, विपक्ष का काम है आरोप लगाना। जो वित्तीय नॉर्म्स होते हैं उसमें FRBM एक्ट के तहत जो स्टेट की GSDP होती है उसके 3% तक 1 साल में लोन लिया जा सकता है। हम 5 सालों तक पूरा इसका पालन अच्छे तरीके से करके दिखाएंगे। टोटल लोन GSDP का 25% से ऊपर नहीं होना चाहिए। फाइनेंस कमीशन का ये मापदंड होता है। वो हम पूरा 5 साल, जब हमारी सरकार का 5वां साल भी होगा, हम इसे सुनिश्चित करके दिखाएंगे। और डेट टू रेवेन्यू रिसीप्ट का एक बड़ा क्राइटेरिया होता है, उसे भी सिंगल डिजिट में हम मेंटेन करके 5वें साल तक करके दिखाएंगे, जबकि ऑल स्टेट एवरेज 12-13% का है। तो सारे फाइनेंशियल प्रूडेंस को हम सुनिश्चित करेंगे। और पिछले 5 सालों में माफिया राज के कारण छत्तीसगढ़ के गवर्नमेंट के खजाने को बहुत नुकसान हुआ है। चाहे जीएसटी की मैं बात करूं, 2 जीएसटी कमिश्नर कांग्रेस काल कैसे रहे जो आज जेल की सलाखों के भीतर बंद हैं। एक्साइज में किस तरह से नकली होलोग्राम और कैश में बिक्री करके किस तरह का माफिया राज चलाया गया, पूरा प्रदेश इस बात को जानता है। न्यायालय में सब विषय आ चुके हैं। ईडी, एसीबी, ईओडब्ल्यू जांच एजेंसियों पर आरोप कांग्रेस के लोग लगाते हैं। मामला तो न्यायालय का है। अगर इस तरह के आरोप लगाते हैं तो न्यायालय पर एक तरह का आरोप है। न्यायालय से उनको जमानत नहीं मिल पा रही है। हर चीज साक्ष्यों के आधार पर होता है। चार्जशीट माने